दोस्तों हाल ही में मैंने डिस्क्लोजर डे नामक फिल्म देखा है जिसे स्टीफन स्पीलबर्ग डायरेक्ट करे हैं और ये फिल्म 12 जून को थिएटर्स में रिलीज हुई है। अब क्योंकि ये फिल्म काफी नई है तो इसकी रेटिंग्स फिलहाल फ्लक्चुएट कर रही है। तो आज के वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग्स पे बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक रेसलिंग मैच दिखाया जाता है और ऑडियंस में हम डैनियल किलनर नामक एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि काफी डरा हुआ था। तभी दो स्पेशल एजेंट्स डैनियल के बाजू में और उसके पीछे आते हैं। देन उसे गन दिखा के इस रेसलिंग स्टेडियम से बाहर लेके आते हैं। बाहर ढेर सारे एजेंट्स थे और उनके साथ उनका हेड नोआ स्कैनलन भी था। नोआ डैनियल को धमकाता है कि अगर डैनियल सब कुछ उनके हवाले नहीं किया तो ये लोग उसकी गर्लफ्रेंड जेन को चोट पहुंचाएंगे। जी हाँ, डैनियल की गर्लफ्रेंड जेन इनके कब्जे में थी और ये लोग जेन को डैनियल के सामने लेकर आते हैं। डैनियल तुरंत अपना बैग इनके हवाले कर देता है और बदले में ये लोग जेन को छोड़ देते हैं। एजेंट्स बैग चेक करते हैं और बैग के अंदर एक अजीब तरह का केस निकलता है, लेकिन इस केस के अंदर कुछ भी नहीं था। दिस मींस कि जो कुछ भी इन एजेंट्स को डैनियल से चाहिए था वो इसी केस में होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल तो वो चीज दिख नहीं रही थी। इसी बीच डैनियल अपने हाथ में चुपचाप ग्लव्स पहनता है और अपनी पिछली पॉकेट से वो चीज निकालता है जिसे नोआ और उसके लोग ढूंढ रहे थे। जैसे ही डैनियल उस चीज को अपने हाथ में लेता है सभी डरने लग जाते हैं। इनफैक्ट नोआ कहता है कि उस डिवाइस पे प्रेशर मत डालना। इसी डर का फायदा उठा के डैनियल अपनी गर्लफ्रेंड जेन के साथ यहाँ से एक कार में भाग निकलता है। अब दोस्तों ये हेक्सागोनल या सिलिंड्रिकल शेप वाली जो डिवाइस है वो क्या है, इसके बारे में वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। इनफैक्ट आगे ये भी क्लियर हो जाएगा कि डैनियल कौन है, वो क्यों भाग रहा है और नोआ और उसके आदमी क्यों डैनियल के पीछे पड़े हैं। फॉर नाउ डैनियल और जेन नोआ की टीम वाली ही एक कार में थे जिसे नोआ इजिली ट्रैक कर सकता था। जेन डैनियल से पूछ रही थी कि ये सब क्या चल रहा है एंड डैनियल वाज लाइक कि तुम्हें सब कुछ आराम से बाद में बताऊंगा। डैनियल यहाँ बर्नर फोन का इस्तेमाल करके किसी ह्यूगो नामक बंदे से बात करता है और हम समझ पाते हैं कि डैनियल ह्यूगो के डायरेक्शन में ही ये सब रिस्की काम कर रहा था। ह्यूगो डैनियल से कहता है कि भले डैनियल को ऐसा बोला गया था कि उसका काम सिर्फ डिवाइस और इन्फॉर्मेशन चुराना था, लेकिन अब डैनियल को सब कुछ एंड टू एंड करना होगा। फॉर नाउ ह्यूगो डैनियल से कहता है कि वो कहीं छिप जाए क्योंकि ह्यूगो बैक एंड पे काम कर रहा है और जल्द ही वो डैनियल को सिक्योर लोकेशन तक पहुंचा देगा। अब दोस्तों डैनियल को एकदम आइडिया नहीं था कि वो कहाँ जाके छिप सकता है, लेकिन तभी जेन कहती है कि उसे एक जगह पता है। ये दोनों पहले तो नोआ की टीम वाली कार को डिच करते हैं, देन दोनों मोनेस्ट्री ऑफ सेंट क्लेयर चले जाते हैं। यहाँ की नन जेन को वेलकम करती हैं और वो डैनियल को भी अंदर आने देती हैं। हम समझ पाते हैं कि जेन पहले एक नोविशिएट थी, यानी कि वो नन बनने वाली थी, उसकी ही ट्रेनिंग कर रही थी, बट देन वो नन वाली लाइफ को पीछे छोड़ दी। लेकिन आज छुपने के लिए उसे यही जगह सबसे सेफ लग रहा था। दूसरी तरफ हम नोआ और उसके टीम मेंबर्स को उनकी ऑफिस बिल्डिंग में जाते देखते हैं। ये लोग किसी वॉर्डेक्स कंपनी के लिए काम कर रहे थे और फिलहाल इन्हें किसी भी तरह डैनियल को ढूंढना था। हम ये भी समझ पाते हैं कि फिलहाल दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 वाली सिचुएशन पैदा हो चुकी है जहां रशिया और अमेरिका के बीच भारी तनाव है। हमें पता चलता है कि डैनियल एक्चुअली में इसी कंपनी का एम्प्लॉय हुआ करता था। इनफैक्ट डैनियल की मदद जो ह्यूगो नाम का बंदा कर रहा है ना, वो भी इसी कंपनी का एम्प्लॉय है। दिस प्रूव्स कि वॉर्डेक्स कंपनी के कुछ लोग कंपनी के खिलाफ चले गए हैं और ये लोग पूरी दुनिया को वो सच बता देना चाहते हैं जो कि वॉर्डेक्स कई सालों से छुपा रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कंपनी डेटा से नोआ को इस बात का आइडिया लग जाता है कि शायद ह्यूगो भी डैनियल का सपोर्ट कर रहा है। खैर, कमिंग बैक टू डैनियल एंड जेन, इनके बीच थोड़ी बहस हो जाती है क्योंकि दोनों एक दूसरे से कई बात छिपाए थे। जैसे जेन आज तक डैनियल को नहीं बताई थी कि वो पहले नन बनने वाली थी, वहीं डैनियल जेन को नहीं बताया था कि वो कुछ ऐसा खतरनाक काम कर रहा है जिसके कारण एक पावरफुल कंपनी उसके पीछे पड़ गई है। डैनियल यहाँ थोड़ी बातें रिवील करता है, लाइक काफी यंग एज में उसे 8 साल जेल में रहना पड़ा था क्योंकि वो हैकिंग वगैरह में एक्सपर्ट था। तो हाँ, वैसा ही कुछ हैकिंग वो किया होगा जिससे जेल गया होगा। वहां से निकलने के बाद डैनियल वॉर्डेक्स कंपनी में एज साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट काम करने लगा, लेकिन आज वो उसी कंपनी के डेटा को चुरा लिया है जिसकी प्रोटेक्शन के लिए उसे हायर किया गया था। अब ये डेटा क्या है वो आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। फॉर नाउ सीन शिफ्ट होकर मार्गरे फेयरचाइल्ड नामक लेडी पे आती है जो कि एक टीवी चैनल पे वेदर रिपोर्टिंग करती है। मार्गरे अपने बॉयफ्रेंड जैक्सन के साथ रहती है जो कि एक म्यूजिशियन है। इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि दोनों काफी मूव करते रहते हैं और इन्हें लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी तो जरूर चाहिए। साथ ही मार्गरे अपनी वेदर रिपोर्टिंग से आगे बढ़ के कुछ सीरियस रिपोर्टिंग करना चाहती है। खैर, तो उस सुबह मार्गरे अपने ऑफिस के लिए निकलने वाली होती है कि तभी इनके घर में एक कार्डिनल बर्ड आती है और ये चिड़िया मार्गरे को अजीब तरह से घूरती है। मार्गरे भी बर्ड को देखती है और तभी जैक्सन इस बर्ड को भगा देता है।
बर्ड के जाने के ठीक बाद मार्गरेट एकदम से रशियन बोलने लग जाती है, जबकि उसे रशियन आती तक नहीं थी। जैक्सन के लिए ये बात अजीब थी, लेकिन जैक्सन इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब घर से निकल के मार्गरेट ऑफिस जाने लगती है, क्योंकि वो अपनी वेदर वाली शो के लिए लेट हो रही थी। और ऐसे में वो गाड़ी इतनी तेज चलाती है कि पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस वाला मार्गरेट को स्पीडिंग के लिए गाड़ी से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन एकदम से मार्गरेट उसे ध्यान से देखती है। देन वो कहने लगती है कि तुम्हारा दिन थोड़ा खराब चल रहा है, क्योंकि तुम्हारी बीवी तुम्हें उल्टी सीधी बातें बोली है। वो इन बातों को मीन नहीं कर रही है। दरअसल तुम्हारे घर में नया बच्चा जन्म लिया है ना, जिस वजह से तुम और तुम्हारी वाइफ बहुत एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं और इसलिए दोनों टेंस्ड हैं। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को नींद की जरूरत है और तुम अपनी बीवी के लिए वही वेलवेट कपकेक लेके जाओ जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। अब ये सब सुन के पुलिस वाला शॉक में था, क्योंकि मार्गरेट लिटरली उसके मन की बात पढ़ ली थी और उसके लाइफ की सारी चीज ही काइंड ऑफ रिवील कर दी थी। और इसी शॉक में ये पुलिस वाला सिर्फ खड़ा ही रह जाता है। वहीं मार्गरेट अपनी गाड़ी लेके निकल जाती है। अब स्टूडियो पहुंच के मार्गरेट फटाफट अपने शो के लिए तैयार होने लगती है। और दोस्तों, यहाँ एक कोरियन एक्सपर्ट भी आए थे जो कि कोरियन में ही बात कर रहे थे। मार्गरेट उनसे फ्लुएंट कोरियन में बातें करने लग जाती है, जो कि वहां मौजूद सभी लोगों के लिए शॉकिंग था। इसके बाद मार्गरेट अपना शो करने जाती है, लेकिन कैमरा लाइव जाते ही वो एकदम से रुक जाती है। देन वो अजीब तरह के साउंड्स निकालने लगती है, लाइक इस तरह के साउंड्स, मानो वो किसी एलियन लैंग्वेज में बात कर रही हो। अब दोस्तों, ये चीज लाइव टीवी पे जा रही थी और ऐसे में न्यूज स्टूडियो वाले तुरंत एड ब्रेक चला देते हैं, लेकिन कुछ पोर्शन तो लाइव टीवी पे चला ही गया। और हाँ, मार्गरेट एकदम से बेहोश भी हो जाती है। दूसरी तरफ डैनियल को पिक करने ह्यूगो का एक आदमी सैंटियागो आता है और जेन भी इनके साथ हो लेती है। सैंटियागो इन दोनों को शहर से दूर फार्मलैंड जैसे एरिया के एक सेफ हाउस में छोड़ देता है, जहां वॉर्डेक्स वाले लोग इन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। इस सेफ हाउस में आते ही वहां कई डियर्स और दूसरे जानवर आ जाते हैं, जो कि डैनियल को घूरे जा रहे थे। डैनियल के साथ ऐसा अक्सर होता था और इस पॉइंट पे जेन डैनियल को सब कुछ क्लियरली बताने को कहती है। डैनियल अपने बैग से एक लैपटॉप निकालता है, साथ ही वो ढेर सारे ड्राइव्स भी निकालता है। इनमें से एक ड्राइव वो लैपटॉप में लगा के उसके अंदर की वीडियो जेन को दिखाता है। ये वीडियो 19 फरवरी 1973 की थी, जहां फ्लोरिडा एयरबेस पे प्रेसिडेंट निक्सन एक बड़े टीवी स्टार से मिलते हैं। फिर वो लोग एक फैसिलिटी में जाते हैं जहां मॉर्ग जैसा सेटअप था। वो सेटअप जहां लाशें जमा के रखी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इन चेम्बर्स में ह्यूमंस नहीं बल्कि एलियंस थे। जी हाँ दोस्तों, डैनियल बताता है कि ह्यूमंस ने बहुत पहले ही एलियंस को डिस्कवर कर लिया है, लेकिन ये बात दुनिया से छुपाई जा रही है। इनफैक्ट अभी वाली फुटेज तो 1973 की थी, मतलब करंट टाइम से 50 साल से भी पुरानी फुटेज। डैनियल फिर दूसरी ड्राइव्स लगा के और भी वीडियोस दिखाता है, जहां वॉर्डेक्स कंपनी इन एलियंस पे एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी और एक्सपेरिमेंट्स के कारण ये एलियंस बहुत तड़प रहे थे। जेन से ये फुटेज देखी भी नहीं जाती और डैनियल कहता है कि वो पहले इन्हीं इंफॉर्मेशन को बचाता था, लेकिन अब वो पूरी दुनिया को ये सच्चाई बता देना चाहता है। डैनियल बताता है कि वॉर्डेक्स वाले एलियंस की टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करके अपनी खुद की टेक काफी विकसित कर चुके हैं। अब ये सब देखने के बाद जेन और डैनियल में थोड़ी बहस हो जाती है, क्योंकि जेन काइंड ऑफ नहीं चाहती थी कि डैनियल इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक करे। क्यों? क्योंकि जेन गॉड में मानती थी, जो कि सुप्रीम बीइंग है, राइट? तो अगर एलियंस के बारे में लोगों को पता चला, जो कि एक्चुअली हम ह्यूमन से ज्यादा सुप्रीम है, तो लोगों का शायद भगवान पर से ही भरोसा उठ जाएगा ना, क्योंकि एलियंस ही उनके लिए शायद भगवान बन जाए, क्योंकि ये एलियन हमसे बहुत ज्यादा विकसित हैं। लेकिन डैनियल सीधा कहता है कि वो तो ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक करके ही रहेगा, अब चाहे इसके बाद ह्यूमैनिटी का जो हो। वहीं दूसरी तरफ मार्गरेट जो अजीब तरह से बोली थी ना लाइव एयर पे, वो क्लिप काइंड ऑफ वायरल हो गई थी और ये क्लिप वॉर्डेक्स के हाथ भी लग जाती है। ऐसे में नोआ ऑर्डर देता है कि इन्हें जल्द से जल्द मार्गरेट को अपने हिरासत में लेना होगा। वहीं मार्गरेट तो हॉस्पिटल में अपना MRI स्कैन करवा रही होती है, क्योंकि वो स्टूडियो में एकदम से बेहोश हो गई थी ना। मार्गरेट के साथ उसका बॉयफ्रेंड जैक्सन भी था और डॉक्टर बताती हैं कि मार्गरेट के साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हालांकि मार्गरेट के पिता को पार्किंसंस वाली बीमारी थी, तो शायद मार्गरेट भी उसी बीमारी के इनिशियल साइंस शो कर रही है। ये सुन के मार्गरेट बहुत परेशान होती है और तभी वो नोटिस करती है कि बाहर कुछ लोग उसका वेट कर रहे थे। डॉक्टर के हिसाब से ये लोग FBI से थे, जो कि मार्गरेट से मिलना चाहते हैं, लेकिन आप भी समझ ही गए होंगे कि ये लोग वॉर्डेक्स कंपनी से आए हैं। मार्गरेट भी इनका माइंड पढ़ के ये बात समझ लेती है और ऐसे में वो बाथरूम जाने का बहाना करके जैक्सन के साथ इस हॉस्पिटल से निकल जाती है। जैक्सन मार्गरेट के बिहेवियर से बहुत कंफ्यूज था। इनफैक्ट मार्गरेट खुद कंफ्यूज थी कि अचानक वो लोगों का दिमाग कैसे पढ़ पा रही है। देन उसे दुनिया की सारी लैंग्वेज कैसे समझ आने लग गई है। जो भी हो, ये दोनों कार में बैठ के निकलने लगते हैं जब मार्गरेट को ह्यूगो का कॉल आता है। ह्यूगो मार्गरेट से कहता है कि वॉर्डेक्स वाले अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो सबसे पहले तुम अपना फोन तोड़ दो, फिर जो डायरेक्शंस तुम्हारे मन में आता है उसे फॉलो करना शुरू करो। मार्गरेट ह्यूगो को जानती तक नहीं थी, बट स्टिल वो फॉर सम रीजन उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है। यानी कि वो अपना फोन कार के नीचे डाल के तोड़ती है। फिर एकदम से मार्गरेट का माइंड उसे सिग्नल करने लगता है कि उसे डैनियल से मिलना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ अपने डैनियल की ही बात हो रही है।
एंड लेट मी बी क्लियर कि मार्गरेट डैनियल को पर्सनली जानती तक नहीं है। इतनी वियर्डनेस काफी नहीं थी तो समहाउ मार्गरेट को यह भी पता चल रहा था कि डैनियल फिलहाल कहाँ है और वो जैक्सन को उसी दिशा में ड्राइव करने को कहती है। जैक्सन अब तक इस सब से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, लेकिन फिर भी वो मार्गरेट की बात मान लेता है। दूसरी तरफ नोआ वॉर्डेक्स सिक्योर फैसिलिटी से एक वैसा ही सिलेंड्रिकल डिवाइस निकालता है जिसे हमने डैनियल के पास देख रखा है, और इस डिवाइस को हम डाइविंग रॉड कहेंगे। इनफैक्ट इस फैसिलिटी में हम डाइविंग रॉड के 3 स्टोरेज प्लेस देखते हैं, जिसमें से 2 खाली था। अब एक डाइविंग रॉड तो डैनियल के पास है, हम देख चुके हैं। देन एक नोआ के पास यानी वॉर्डेक्स फैसिलिटी में है, लेकिन तीसरा किसके पास है ये हमें नहीं पता। अब नोआ इस डिवाइस को होल्ड करके प्रेशर डालता है, वहीं बाकी एम्प्लॉयज उसके शरीर में डिवाइसेस लगा के उसका वाइटल्स मॉनिटर करने लगते हैं। नोआ इस डाइविंग रॉड को होल्ड करते हुए डैनियल की एक फोटो देखने लगता है, एज इफ वो यहाँ बैठे बैठे डैनियल के माइंड को कंट्रोल करना चाह रहा हो, लेकिन फॉर सम रीजन वो ऐसा कर नहीं पाता। इसलिए वो अगली कोशिश जेन पे करता है, यानी कि जेन की फोटो को देखते हुए डिवाइस को कस के पकड़ता है। इस बार वो कामयाब होता है, जहां वो जेन के दिमाग पे काइंड ऑफ काबू पाने लगता है। जेन, जो कि फिलहाल उससे काफी दूर एक फार्म लैंड के सिक्योर हाउस में थी, वो एकदम से रुक जाती है, एज इफ उसके अपने शरीर पे खुद का ही कंट्रोल ना हो। जेन इसे फाइट बैक करने की कोशिश करती है, जहां वो एक क्रॉस अपनी हथेली में चुभोने लगती है, लेकिन ये टेक्निक ज्यादा काम नहीं करती। जल्द ही जेन को अपने लिविंग रूम में नोआ देखने लग गया था, जो कि जेन से धीरे धीरे इस जगह का एड्रेस निकलवाता है। जेन न चाहते हुए भी पूरा रास्ता बताती है कि किस तरह से वो इस जगह पे आई थी, यानी कि रास्ते में वो कौन से साइन बोर्ड्स देखी थी, कैसा लेक था एंड ऑल दैट। और जेन के डिस्क्रिप्शन से वॉर्डेक्स वाले पता लगा लेते हैं कि आखिर जेन और डैनियल फिलहाल कहाँ हैं। अब क्योंकि नोआ माइंड टेलीपैथी वगैरह कर रहा था, तो उसकी फिजिकल कंडीशन कहीं ना कहीं खराब हो रही थी, जैसे कि उसका हार्ट बीट काफी तेजी से गिर रहा था। इनफैक्ट ये डिवाइस काइंड ऑफ ग्लो भी करने लगा था। लेकिन नोआ तब तक नहीं रुकता जब तक वो जेन से सारी इन्फॉर्मेशन ना निकलवा लिया। साथ ही वो जेन को एक चाकू उठाने भी कहता है, ताकि अगर जेन को डैनियल को खत्म करना पड़े तो भी जेन वो कदम उठाने से हिचकिचाए ना। सो यस, वॉर्डेक्स वालों को डैनियल के इस हाइडिंग स्पॉट का पता लग ही गया था, और इसीलिए वो लोग तुरंत अपने एजेंट्स इस जगह पे भिजवाते हैं। वहीं डैनियल सेफ हाउस के बाहर फील्ड में था, जहां वो सैटेलाइट फोन का यूज करके ह्यूगो से बात कर रहा था। ह्यूगो डैनियल को बताता है कि उससे मिलने मार्गरेट आ रही है। देन वो मार्गरेट की वो वायरल वीडियो डैनियल को भेजता है। नाउ सरप्राइजिंगली डैनियल मार्गरेट की वीडियो को ऐसे समझ पा रहा था मानो मार्गरेट वीडियो में इंग्लिश बोल रही हो। I mean, हम सब जानते हैं कि मार्गरेट अजीब एलियन साउंड्स निकाली थी, राइट? लेकिन डैनियल को ये साउंड समझ आ रही थी। डैनियल बताता है कि मार्गरेट कह रही है कि तुम उस चीज से मत डरो जिसके बारे में तुम नहीं जानते। ह्यूगो थोड़ा चौंक जाता है कि डैनियल मार्गरेट की एलियन लैंग्वेज समझ पा रहा है। एंड देन ह्यूगो वाज लाइक कि तुम 2 लोग हो, एक तुम हो और दूसरी मार्गरेट है, मतलब तुम्हारे जैसे 2 लोग हैं। इसके बाद ह्यूगो कहता है कि कल सुबह सैंटियागो सेफ हाउस तक आएगा और वो मार्गरेट और डैनियल को मिलवाने की कोशिश करेगा। इसके बाद एकदम से हम देखते हैं कि जिस फार्म में डैनियल खड़ा था, वहाँ आसपास सारे क्रॉप्स एक पैटर्न बनाते हुए मुड़ने लग जाते हैं। वहीं मार्गरेट की बात की जाए तो उसे समहाउ आइडिया लग जाता है कि वॉर्डेक्स वाले डैनियल के सेफ हाउस तक पहुंचने वाले हैं। ऐसे में मार्गरेट जैक्सन के फोन से डैनियल के सैटेलाइट वाले फोन पे कॉल कर देती है। जी हाँ दोस्तों, मार्गरेट को समहाउ डैनियल का नंबर भी पता था, और यहाँ वो डैनियल को वॉर्डेक्स वालों के बारे में वार्न करती है। डैनियल भी देखता है कि वाकई यहाँ वॉर्डेक्स वाले की कई गाड़ियां पहुंच चुकी थी, लेकिन लकीली डैनियल बाहर खड़ा था। वो चुपके से इनकी ही एक गाड़ी चुराता है, देन गाड़ी सेफ हाउस में घुसा के जेन को पिक करता है, देन जेन को लेके गाड़ी में भागने लगता है। वॉर्डेक्स की बाकी गाड़ियां इनका पीछा करने लगती है, और तभी जेन पिछली सीट पे बैठे हुए अपने पास से चाकू निकालती है। जी हाँ दोस्तों, वो डैनियल को खत्म करने आगे बढ़ती है। जाहिर सी बात है कि जेन को नोआ कंट्रोल कर रहा था, लेकिन दोस्तों जेन यहाँ कैसे भी अपने मन पे काबू पाके चाकू अपनी ही हथेली पे मार लेती है। इससे जेन फाइनली अपने होश में आती है, और नोआ का वशीकरण कुछ देर के लिए तो फेल हुआ। ये लोग वॉर्डेक्स वालों से थोड़ी दूरी बना लेते हैं, लेकिन सामने एक खाई थी। ऐसे में जेन और डैनियल गाड़ी से निकलते हैं, देन गाड़ी के एक्सेलरेटर पे पत्थर डाल के गाड़ी को खाई के नीचे वाली वाटर बॉडी में गिरा देते हैं। अब इससे हुआ ये दोस्तों कि जब कुछ सेकंड्स बाद ही वॉर्डेक्स वाले यहाँ पहुंचते हैं, तो उन्हें गाड़ी पानी में गिरी मिलती है। तो इन्हें लगता है कि डैनियल और जेन पानी के रास्ते भाग गए होंगे, लेकिन ये दोनों वही पास में छुप के बच निकलते हैं। अब इस सब के दौरान नोआ की हालत काफी खराब हो गई थी, क्योंकि वो डाइविंग रॉड की मदद से जेन को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश किया था। एक पॉइंट पे तो डाइविंग रॉड उसके हाथ से गिर जाती है, और जैसे ही एक दूसरा वॉर्डेक्स एम्प्लॉय इस डिवाइस को टच करता है, वो एकदम से इनविजिबल हो जाता है, देन वापस विजिबल होता है। ऑल्दो उसकी हालत भी खराब हो चुकी थी। एनीवेज, कमिंग बैक टू मार्गरेट, वेल जैक्सन मार्गरेट की हरकतों से परेशान हो चुका था, और वो हॉस्पिटल कॉल करके अपनी और मार्गरेट की लोकेशन बता देता है। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि मार्गरेट मेंटली अनस्टेबल हो गई है। वहीं मार्गरेट ऑलरेडी जैक्सन के मन की बात समझ गई थी, इसलिए वो गाड़ी लेके अकेले ही भाग जाती है। मार्गरेट को डैनियल का करंट लोकेशन हमेशा पता लग रहा था, और इसलिए वो डैनियल की तरफ ही बढ़ रही थी। वहीं डैनियल जेन के साथ इंडियाना नामक मोटेल में रुका था, और वो
वो जेन को बताता है कि कैसे बचपन से ही उसे मैथ्स वगैरह एक लैंग्वेज की तरह दिखता है, तभी वो इतना शार्प है इन साइबर सिक्योरिटी। साथ ही उसे मार्गरेट वाली वो वीडियो भी नंबर्स की तरह सुनाई देती है, जिसे वो अपने माइंड में ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले रहा है। इट वॉज क्लियर कि डैनियल में कुछ तो स्पेशल है, ठीक वैसे ही जैसे मार्गरेट भी स्पेशल बन चुकी है आफ्टर लुकिंग एट दैट बर्ड। अब दोस्तों डैनियल मोटेल के सारे नेम कार्ड छिपा देता है ताकि इवन इफ नोआ फिर से जेन को कंट्रोल कर ले, वो जेन से लोकेशन निकलवा ही नहीं पाएगा, एज जेन को खुद इस लोकेशन के बारे में कुछ पता नहीं होगा। जेन भी अपना हाथ बंधवा के सोने जाती है ताकि नोआ अगर उसे कंट्रोल कर भी ले तो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा ना पाए। लेकिन बीच रात नोआ वापस जेन को कंट्रोल कर लेता है और जेन अपने पैरों से डैनियल के पास से एक कागज सरका लेती है जिस पे इस मोटेल का एड्रेस नाम लिखा था। दिस मींस कि नोआ को फिर से इनकी लोकेशन का पता लग गया था और कुछ ही मिनटों में नोआ की टीम इस मोटेल तक आ चुकी थी। सैंटियागो भी इस लोकेशन पे डैनियल को पिक करने आया था, लेकिन पूरी पुलिस फोर्स देख के वो कुछ कर नहीं सका। अब तक डैनियल की नींद खुल गई थी और वो बाथरूम के रास्ते जेन को भागने कहता है। डैनियल जेन को वो डिवाइस दे देता है और जेन इसे लेके भागती है, लेकिन दोस्तों डैनियल भाग नहीं पाता और वॉर्टेक्स वाले उसे पकड़ लेते हैं। ऑल्दो वॉर्टेक्स वालों को डैनियल के पास से वो डिवाइस यानी कि डाइविंग रॉड नहीं मिलता क्योंकि वो तो जेन के पास है। जो भी हो, वॉर्टेक्स वाले डैनियल को पकड़ के अपनी सिक्योर फैसिलिटी पे लेके आते हैं। वहीं मार्गरेट भी इसी फैसिलिटी के आसपास पहुंच गई थी। इस पॉइंट तक मार्गरेट अपनी पावर्स को बढ़िया ढंग से यूज करने लग गई थी। वो किसी की भी सारी बात जान के उस नॉलेज को उनके खिलाफ ही इस्तेमाल कर रही थी। इनफैक्ट वो सामने वाले को कुछ भी विजन दिखाती थी जिससे सामने वाले मैनिपुलेट होकर मार्गरेट की बात मान लेते थे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी कुछ ही सेकंड्स में दूंगा कि वो एग्जैक्टली कैसे लोगों को मैनिपुलेट करती है। और नाउ आप इतना जान लीजिए कि अपनी पावर का इस्तेमाल करके मार्गरेट सीधा उस जगह पे पहुंचती है जहां डैनियल बंदी था। नोआ मार्गरेट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मार्गरेट नोआ को ऐसे मैनिपुलेट करती है कि नोआ को मार्गरेट की जगह अपनी गुजर गई बीवी दिखने लगती है। तो हाँ, नोआ मार्गरेट को रोक नहीं पाता क्योंकि वो अपनी बीवी को कैसे रोकेगा। इनफैक्ट वो बाकियों को भी मार्गरेट पे हमला करने से मना कर देता है। मार्गरेट डैनियल को आजाद करके जाने लगती है और जो कोई भी मार्गरेट को रोकने आता, उन्हें मार्गरेट की जगह उनका कोई अपना दिखता था, जिस वजह से वो मार्गरेट को रोक ही नहीं पाते थे। सभी लोग एक एक करके मार्गरेट का रास्ता छोड़ते जाते हैं। बस फिर क्या था, मार्गरेट डैनियल को अपनी कार में बिठा के यहाँ से निकल लेती है। कार में दोनों डिस्कस करने लगते हैं कि इन्हें पावर्स आई कहाँ से। एंड मार्गरेट वाज लाइक कि मुझे तो पावर्स कल ही आई है, मतलब एक चिड़िया को मैंने देखा उसके बाद पावर्स आई। डैनियल कहता है कि उसे मैथ्स को समझने की ताकत कई साल पहले आई थी जब वो 20 साल का था और कॉलेज में था, मतलब आज से 15 साल पहले। तब उसे फील हुआ था मानो कोई उसे देख रहा था और उसके सामने वही कार्डिनल वाली चिड़िया आई थी। ये दोनों इस मैटर पे बात कर ही रहे होते हैं और इनकी कार रेलवे क्रॉसिंग के पास रुकी थी। तभी वॉर्टेक्स का एक एजेंट अपनी गाड़ी से इनकी गाड़ी को ठोकने लगता है ताकि इनकी गाड़ी आने वाली ट्रेन से टकरा जाए। वो ऐसा करने में काइंड ऑफ सक्सेसफुल भी हो गया था, जहां इनकी गाड़ी की बोनेट ट्रेन से टकरा भी जाती है और ट्रेन इनकी गाड़ी को घसीटने लग गई थी। लेकिन डैनियल और मार्गरेट गाड़ी से समहाउ निकल के ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, देन एक होल से रैंडम डब्बे में उतर जाते हैं। इस पूरे एक्सपीरियंस से मार्गरेट इतना डर गई थी कि वो कांपने लगती है। इनफैक्ट मार्गरेट को लगता है एज इफ उसे पार्किंसंस डिजीज हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये काइंड ऑफ पैनिक अटैक था क्योंकि मार्गरेट की टेलीपैथिक कैपेबिलिटीज ओवरलोड हो गई थी ड्यू टू ऑल दिस एक्सपीरियंस। और हाँ, ये एक्सपीरियंस नॉर्मल तो नहीं था ना, तो इंसान डर तो जाएगा ही। वैसे डैनियल यहाँ उसे काम डाउन करता है। दूसरी तरफ नोआ डाइविंग रॉड की मदद से सीधा ह्यूगो को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और इन दोनों के बीच सही गलत को लेके काफी बहस होती है। ह्यूगो कह रहा था कि कैसे एलियंस वाली इन्फो पब्लिक होनी चाहिए, वहीं नोआ इस इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखना चाहता था। नोआ इस इन्फॉर्मेशन को तकरीबन 35 साल से प्रोटेक्ट कर रहा है। हम समझ पाते हैं कि ह्यूगो के आसपास काम करने वाले लोग भी वॉर्टेक्स के ही एक्स एम्प्लॉइज हैं जो कि नोआ के अगेंस्ट चले गए हैं। इनकी कॉन्वर्सेशन तब रुकती है जब कमरे में एक और लोग आ जाते हैं और नोआ तुरंत दूसरे इंसान का फेस देख के उनका डेटा निकाल लेता है। क्यों? ताकि वो उन्हें कंट्रोल करके उस जगह का लोकेशन ले ले जहां फिलहाल ह्यूगो था। बाय द वे, हम भी उस पूरी मूवी में देखते हैं कि ह्यूगो के पीछे लोग ऐसे काम कर रहे थे मानो वो कोई घर सेटअप कर रहे हो। अब ऐसा क्यों है वो आपको आगे पता चलेगा। फॉर नाउ सीन जेन पे आती है जो कि हाइडिंग में है और वो अपने चर्च वाले नन को कॉल करती है। जेन उनसे पूछती है कि क्या गॉड ह्यूमंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि ह्यूमंस उनकी सबसे सुप्रीम क्रिएशन है। इस पे नन कहती है कि अर्थ पे ह्यूमन सबसे सुप्रीम क्रिएशन है ऑफ गॉड। अर्थ के बाहर और भी हमसे भी ज्यादा सुप्रीम क्रिएशंस हो सकते हैं। ये सुन के जेन समझ पाती है कि एलियंस भी शायद गॉड के लिए इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे में एलियंस के बारे में दुनिया को पता लगना ही चाहिए। दूसरी तरफ मार्गरेट और डैनियल ट्रेन से उतर गए थे जहां इन्हें एक फॉक्स घूर रही थी। तभी यहाँ फायर फाइटर्स वाली गाड़ी में कुछ लोग आते हैं और ये ह्यूगो के आदमी थे। ये लोग मार्गरेट और डैनियल को वहां लेके जाते हैं जहां ह्यूगो था और ह्यूगो इन दोनों का वेलकम करता है। मार्गरेट यहाँ सभी लोगों का नाम जानती थी बिकॉज ऑफ टेलीपैथी और तभी मार्गरेट देखती है कि उसके सामने एक घर रिक्रिएट किया गया था। ये घर मार्गरेट के बचपन का घर था दोस्तों
और इसी को ह्यूगो के लोग थ्रू आउट द मूवी बिल्ड कर रहे थे। ह्यूगो चाहता था कि मार्गरेट अपने दिमाग से वो बात निकाले कि आखिर उसके साथ बचपन में ऐसा क्या हुआ था कि उसके अंदर ये पावर्स आई। मार्गरेट के अंदर ये पावर्स तब से ही थी जब वो 10 साल की थी, लेकिन पावर्स डॉर्मेंट बैठी हुई थी, मतलब एक्टिवेट कल हुई है जब कार्डिनल बर्ड उसके सामने आई। सेम विद डैनियल, उसके पास भी पावर बचपन से ही थी, लेकिन उसकी पावर कॉलेज में 15 साल पहले एक्टिवेट हुई। सो द क्वेश्चन, इसकी पावर आई कैसे? और इसका जवाब मार्गरेट के दिमाग के अंदर ही है। मार्गरेट इस सवाल का जवाब नहीं जानना चाहती थी और वो भाग के इस रिक्रिएटेड होम में जाती है। इस घर का हर कमरा वैसे सजाया गया था जैसे मार्गरेट के बचपन का घर था। इनफैक्ट मार्गरेट का कमरा भी हूबहू सेम रखा गया था। हम समझ पाते हैं कि मार्गरेट के पिता तब चल बसे थे जब वो काफी छोटी थी और मार्गरेट इस बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं करती है। इनफैक्ट उसे ज्यादा कुछ याद भी नहीं है, या फिर वो अपनी इस मेमोरी को सप्रेस कर चुकी है। ह्यूगो समझाता है कि मार्गरेट और डैनियल को पावर्स एलियन से ही आती है और इन दोनों को एलियंस अलग अलग पावर्स दिए थे। डैनियल यूनिवर्स के लैंग्वेज में मास्टर बन गया, यानी मैथमेटिक्स में। तभी वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस यूं ही सॉल्व कर देता है और दुनिया का बेस्ट साइबर सिक्योरिटी वाला बंदा बन गया। वहीं मार्गरेट के अंदर ह्यूमंस और उनके लैंग्वेज को समझने की पावर है। तभी मार्गरेट दुनिया की सारी लैंग्वेजेस बोल पा रही है, साथ ही वो ह्यूमंस के दिमाग को पढ़ पाती है। ह्यूगो मार्गरेट को कन्विंस करता है कि वो अपने बचपन की बात याद करे और इसके लिए वो मार्गरेट को एक डाइविंग रॉड भी देता है जिसे वो पकड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा डाइविंग रॉड ह्यूगो के पास था। मार्गरेट हिचकिचाते हुए ये डिवाइस पकड़ती है, देन डैनियल भी मार्गरेट का हाथ पकड़ता है। इन दोनों की बॉडीज पे यंत्र लगाए जाते हैं टू मॉनिटर देयर वाइटल्स। देन डिवाइस का पावर यूज करके मार्गरेट बचपन का वो सीन याद करती है। तो हुआ ये था कि जब मार्गरेट 10 साल की थी तब उसके कमरे में कुछ जानवर आके उसे घूरने लगे थे। इनमें वो कार्डिनल बर्ड भी थी, देन एक डियर जिसे हम बार बार देख पा रहे हैं, एक फॉक्स जो कि इन्हें पहले घूरा था, एंड एक रकून। मार्गरेट इन जानवर का पीछा करते हुए बाहर चली गई थी और मार्गरेट एक लाइट की तरफ बढ़ रही थी और उसे काफी वार्म फीलिंग आ रही थी। मार्गरेट को लग रहा था एज इफ वो एक कासल में जा रही है, हैंसेल एंड ग्रेटेल जैसा पूरा सीन। लेकिन असल में एलियन के स्पेसशिप में वो एंटर कर चुकी थी। इस स्पेसशिप में छोटा डैनियल भी था और ये एलियंस इन दोनों पे एक्सपेरिमेंट किए थे। आई मीन कुछ गलत एक्सपेरिमेंट नहीं, रादर एलियंस इन्हें दुनिया को बेटर समझने की पावर्स दिए थे। और इन दोनों की पावर्स क्या है वो तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं। हम एलियंस के स्पेसशिप में वही डिवाइस यानी कि जो डाइविंग रॉड है उसे देखते हैं, जो कि नंबर्स में बहुत ज्यादा थे, एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज थे और ये डिवाइस ग्लो भी कर रहे थे, जिससे इन दोनों को पावर्स मिली। मतलब इन्हीं डिवाइस की मदद से शायद पावर ट्रांसफर हुई होगी। ये सच्चाई पता लगने के बाद मार्गरेट एकदम काम हो गई थी और आसपास सभी लोग काफी खुश थे। लेकिन ये खुशी टिक नहीं पाती क्योंकि तभी वॉर्डेक्स वाले इस लोकेशन पे आ जाते हैं। ऐसे में मार्गरेट उस डिवाइस को होल्ड करके अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और इस पावर की मदद से मार्गरेट वॉर्डेक्स वालों से सब कुछ छिपा ली थी। मतलब वॉर्डेक्स वाले भले इस जगह पे आ गए लेकिन उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, एज इफ मार्गरेट और जितने ह्यूगो के लोग हैं ना वो सब इनविजिबल हों। अब वॉर्डेक्स वालों के हाथ में हीट सेंसर था और उससे उन्हें पता चल रहा था कि अंदर 40+ लोग हैं, लेकिन उन्हें अपने सामने खाली वेयरहाउस दिख रहा था, कोई इंसान दिख नहीं रहे थे। अगेन मैं बता दूं कि वेयरहाउस खाली नहीं है, रादर मार्गरेट डिवाइस और अपनी पावर का इस्तेमाल करके ऐसा इल्यूजन क्रिएट की है कि वॉर्डेक्स वाले कुछ देख नहीं पा रहे। लेकिन इतनी हाई लेवल पे पावर यूज करने से डिवाइस और मार्गरेट दोनों की लिमिट्स हिट हो रही थी और ऐसे में मार्गरेट ह्यूगो और उनके लोगों को यहाँ से निकलने को कहती है। ये लोग इनविजिबल होते हुए फायर ट्रक में बैठ के निकलने लगते हैं। वहीं वॉर्डेक्स वालों को फायर ट्रक की आवाज सुनाई देती है। देन फायर ट्रक इनके कार को ठोक रही थी, वो भी इन्हें एहसास हो रहा था, लेकिन इन्हें फायर ट्रक दिख नहीं रहा था। फायर ट्रक छोड़ो, इन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। वॉर्डेक्स से कुछ लोग आगे बढ़ के घर की दीवारों से टकरा जा रहे थे, लेकिन उन्हें देख के ऐसा लग रहा था मानो वो इनविजिबल चीजों से टकरा के गिर रहे हैं। फाइनली ह्यूगो, उसके लोग, देन डैनियल और मार्गरेट भी यहाँ से इनविजिबल फायर ट्रक में भाग पाते हैं और अब तक मार्गरेट इतना पावर यूज कर ली थी कि ये डिवाइस काला होकर खत्म ही हो जाता है। ये लोग भाग के सीधा मार्गरेट वाले न्यूज स्टूडियो KCXE जा रहे थे, जहाँ इनका प्लान था कि ये न्यूज पे लाइव ऑन एयर जाके पूरी दुनिया को एलियंस का सच बता देंगे। मार्गरेट KCXE में लोगों को कंट्रोल करके सीधा लाइव जाने का प्लान करने लगती है। वहीं डैनियल कंट्रोल रूम में जाके सभी को वो सारी ड्राइव्स देता है जिनमें एलियन के वीडियो प्रूफ्स थे। इन सारे ड्राइव्स को लोड किया जाता है ताकि इन्हें प्ले किया जा सके। देन KCXE के एम्प्लॉयज दूसरे बड़े न्यूज चैनल्स तक को खबर देते हैं कि वो कुछ तो बड़ा ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं। इस खबर करने से होगा ये कि दुनिया की सारी मेजर न्यूज पोर्टल्स एक साथ इस खबर को अपने चैनल पे दिखा पाएंगी। लेकिन इससे पहले ये लोग लाइव जा पाते, वॉर्डेक्स वाले यहाँ आ जाते हैं और वो KCXE के बिल्डिंग का पावर लाइन ही काट देते हैं। अब बिल्डिंग में बैकअप जनरेटर भी था, लेकिन वॉर्डेक्स वाले इस जनरेटर को भी बंद कर देते हैं। नाउ पावर ही नहीं रहेगी तो न्यूज टेलीकास्ट होगा कैसे? इन शॉर्ट, ह्यूगो, डैनियल और मार्गरेट घिर चुके थे और इनका प्लान ऑलमोस्ट फेल हो चुका था। स्टूडियो में भीड़ जम गई थी, मतलब वॉर्डेक्स से कई लोग आ गए थे, लेकिन तभी भीड़ में से जेन निकलती है
जो कि मार्गरेट को उसके पास पड़ा हुआ डिवाइस यानी वो डाइविंग रॉड थमा देती है। मार्गरेट इस डाइविंग रॉड की पावर का इस्तेमाल करके पावर्स ले आती है, मतलब यहाँ लाइट आ जाती है जिससे न्यूज लाइव टेलीकास्ट होने लग जाती है। इस पॉइंट पे नोआ भी काइंड ऑफ हार मान लेता है और वो न्यूज को चलने देता है। वो बस बैठ के देखता रह जाता है और मार्गरेट दुनिया को बताना शुरू करती है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट 1973 से वॉर्टेक्स नामक कंपनी एलियंस पे गंदे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और उनकी टेक को रिवर्स इंजीनियर किया जा रहा है। इसके बाद डैनियल वाले ड्राइव्स की कई फुटेजेस चलती हैं और कुछ ही देर में वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज को उठा लेती है। हर जगह सिर्फ यही न्यूज चल रहा था, सारे लोग इसी न्यूज को देख रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो वर्ल्ड वॉर 3 तो थम गया है, लोग उसे भूल ही चुके हैं। कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या ये फुटेजेस एआई जनरेटेड हैं, लेकिन इतने सारे फुटेजेस का एक साथ आना एआई तो नहीं लगता। इन फुटेजेस में हम रॉसवेल इंसिडेंट तक देख पाते हैं। इनफैक्ट यहाँ बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को लेकर फुटेजेस थे एंड दिस शोज कि कैसे एलियंस वाला पूरा मामला कई बार कवर अप किया गया है। यही डिस्क्लोजर डे था दोस्तों, क्योंकि आज ही एलियंस को लेकर सब कुछ डिस्क्लोज किया जा रहा था। इस पॉइंट पे आता है एक फाइनल ट्विस्ट। दरअसल ह्यूगो वॉर्डेक्स से एक एलियन तक को चुरा लिया था और वो जिंदा एलियन को यहाँ स्टूडियो में लेके आता है। जी हाँ दोस्तों, इससे जो एआई वाले क्लेम्स थे ना वो सारे खारिज हो जाते हैं, क्योंकि लोग लाइव टीवी पे एलियन को देख पा रहे थे। ये एलियन उठता है, देन डैनियल और मार्गरेट को देखता है। वो डैनियल के कान में अपनी भाषा में कुछ तो कहता है और डैनियल ये बात मार्गरेट को बताता है। मार्गरेट स्माइल करती है और वो कैमरा के सामने जाके कहती है लिसन, यानी कि मेरी बात सुनो। एंड दिस मीन्स कि अब मार्गरेट पूरी दुनिया को वो बताएगी जो एलियंस कहना चाहते हैं और इसी पॉइंट पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डिस्क्लोजर डे मूवी की पूरी कहानी और कहानी काफी सिंपल सी है। स्टिल अब हम इस फिल्म से जुड़ी थियरीज पे बातें करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़ी बात पे आते हैं कि आखिर ये एलियंस डिस्कवर कब हुए थे और वॉर्डेक्स कंपनी इनसे चाहती क्या थी। मूवी के हिसाब से ये पूरा मामला शुरू हुआ था 1947 में, जिसे असली दुनिया में रॉसवेल इंसिडेंट कहते हैं। रॉसवेल न्यू मैक्सिको की एक छोटी सी जगह है और जुलाई 1947 में यहाँ एक लॉन्च पे कुछ अजीब सा मलबा यानी डिब्रीज मिले थे। ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। जी हाँ, और पहले यूएस आर्मी ने खुद अनाउंस कर दिया था कि उन्होंने एक फ्लाइंग डिस्क रिकवर किया है, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने अपना बयान बदल दिया और कहा कि वो तो बस एक वेदर बलून था। बस यहीं से दुनिया भर में ये थियरी चल पड़ी कि सरकार ने एक क्रैश्ड एलियन स्पेसशिप को छुपा लिया है। मूवी इसी असली घटना को अपनी कहानी का बेस बनाती है। फिल्म में दिखाया गया है कि रॉसवेल वाले इंसिडेंट में कुछ एलियंस यहाँ क्रैश हुए थे और इसके कुछ समय बाद ही काफी सारे एलियंस अर्थ पे आने लगे। तब अमेरिका की लीडरशिप ने डिसाइड किया कि ये सच दुनिया से छुपाया जाएगा। इनफैक्ट आगे चल के ये सच प्रेसिडेंट तक से भी छुपाया गया और इस पूरे कवर अप को संभालने का काम दिया गया वॉर्डेक्स नामक एक प्राइवेट कंपनी को। यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि वॉर्डेक्स कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है, बल्कि ये एक प्राइवेट कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्टर है और उसका पूरा नाम है वॉच रेकॉन डेवलप एक्सट्रैक्ट। मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा राज किसी चुनी हुई सरकार के हाथ में नहीं, बल्कि एक पैसे कमाने वाली प्राइवेट कंपनी के हाथ में था और यही इस फिल्म का सबसे बड़ा डर था। अब सवाल यह है कि वॉर्डेक्स ये सच छुपाना क्यों चाहती थी। ऊपर से तो उनका तर्क ये था कि दुनिया पहले ही वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन में है और अगर लोगों को पता चला कि एलियंस हमसे कई ज्यादा विकसित हैं, तो एकदम से पैनिक फैल जाएगा और पूरा समाज बिखर जाएगा। लेकिन एक डीप थियरी यह है कि वॉर्डेक्स जानबूझ के दुनिया में तनाव बनाए रखना चाहती थी। सोच के देखिए, अगर इंसान को पता चल जाए कि वो एक बहुत बड़े गैलेक्टिक कम्युनिटी का हिस्सा है, तो फिर देश की सीमाएं, छोटी मोटी लड़ाइयां और पूरा डिफेंस वाला बिजनेस एकदम बेकार हो जाएगा। तो वॉर्डेक्स अपनी टेक का मोनोपोली बचाने के लिए ये सीक्रेसी और ये कॉन्फ्लिक्ट जिंदा रखती थी। इसलिए एंड में जब नोआ हार मान के चुपचाप कुर्सी पे बैठ जाता है, तो वो सिर्फ एक ब्रॉडकास्ट हारने का दुख नहीं था, बल्कि उसे एहसास हो जाता है कि जिस पूरी दुनिया की व्यवस्था को वो बचाता आ रहा था, अब उसका कोई मतलब ही नहीं बचा। और दोस्तों फिल्म में सिर्फ रॉसवेल ही नहीं, बल्कि कई और हिस्टोरिकल इवेंट्स को एलियन से जोड़ा गया है। लाइक 1973 वाली फुटेज याद है जहां निक्सन एक बड़े टीवी स्टार से मिलते हैं, वो भी इसी कवर अप का हिस्सा था। डिस्क्लोजर के टाइम जो फुटेज चलती है उसमें भी अलग अलग सालों के कई इवेंट्स दिखाए जाते हैं, जिससे ये साबित होता है ये मामला बार बार दबा दिया गया। इनफैक्ट यहाँ एक ओरिजिनल फुटेज भी यूज किया गया है जिसे हाल ही में रिवील किया गया है। असली दुनिया में भी ये बातें इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 2022 से अमेरिका में सच में यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फेनोमेनन पे पब्लिक हियरिंग्स होने लगी हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी आई हैं जिसमें पुराने ऑफिशियल्स एलियंस होने का दावा करते हैं। खुद स्पीलबर्ग ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और इसी सोच को उन्होंने इस फिल्म में डाला है। वैसे रिसेंट एलियन वाली जितनी भी रिवीलिंग्स हुई हैं उन पे मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, अगर आप उसे चेकआउट करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अब दूसरा सवाल ये है कि आखिर ये एलियंस चाहते क्या थे, और इसका जवाब इस पूरी फिल्म का सार है। ये एलियंस हम पे हमला करने नहीं आए थे, ना ही हमें बचाने वाले कोई भगवान थे। ये एलियंस बस चाहते थे कि इंसान उनकी बात सुने, उनको समझे, क्योंकि वो हमसे ज्यादा विकसित है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन पे एक्सपेरिमेंट करना बंद करे। फिल्म में ह्यूगो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है एंड दैट इज कि एलियंस के हिसाब से एम्पैथी यानी दूसरों की फीलिंग समझना वही सबसे बड़ी इवोल्यूशनरी ताकत है, क्योंकि जो स्पीसीज इस एम्पैथी को ठुकरा देती है वो एक दिन
नींद खत्म हो जाती है। यही रीजन है कि मार्गरेट की वो पहली वाली अजीब ब्रॉडकास्ट में मैसेज था कि उस चीज से मत डरो जिसे तुम नहीं जानते। एलियंस हमसे इतना आगे हैं कि उन्होंने सीधा हमला या रेडियो सिग्नल भेजने के बजाय एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने इंसान के सामने जानवरों का रूप लिया, जैसे कार्डिनल चिड़िया, डियर, फॉक्स और रकून, ताकि बच्चे डर न जाए और उनका दिमाग इस कॉस्मिक सच को झेल सके। मतलब इन एलियंस का तरीका बहुत ही नरम और सोच समझ के बनाया हुआ था, जो उनके एडवांस्ड होने को और साबित करता है। ना एक और चीज है वो सिलिंड्रिकल डिवाइस, जिन्हें फिल्म में डाइविंग डिवाइस या डाइविंग रॉड कहा गया है। पूरी अर्थ पे सिर्फ 3 ऐसे डिवाइस थे, एक नोआ के पास, एक डैनियल के पास और तीसरा ह्यूगो के पास। इनिशियली तो तीनों डिवाइसेस वॉडेक्स के पास ही रही होंगी, लेकिन एक डैनियल चुरा लिया और एक ह्यूगो चुरा लिया। देखने में थोड़े से माइनॉरिटी रिपोर्ट वाली साइकिक पॉड्स जैसे लगते हैं। इनको अपने हाथ में पकड़ के इंसान एलियन एनर्जी से जुड़ जाता है और उसके अंदर गजब की पावर्स आ जाती हैं। इन डिवाइस से इनविजिबल हुआ जा सकता है क्योंकि ये लाइट को मोड़ देते हैं। देन इनसे दूसरों के दिमाग में घुस के उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। इनफैक्ट इनसे पूरे टीवी स्टेशन की बिजली तक वापस लाई जा सकती है, जैसा हमने एंड में देखा। लेकिन इन डिवाइसेस की एक बड़ी कीमत है। इनको जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ही इंसान के शरीर और दिमाग पे असर पड़ता है। जैसे इंसान जल सकते हैं, कमजोरी हो सकती है, दिमागी तनाव आ सकता है। और इसीलिए नोआ जब जेन को दूर से कंट्रोल कर रहा होता है तो खुद उसकी हार्ट बीट गिरने लग गई थी। और मार्गरेट ने जब इतनी बड़ी इल्यूजन बनाई तो उसका डिवाइस काला होकर खत्म ही हो गया और वो खुद भी कांपने लगी। इन शॉर्ट ये डिवाइसेस पावरफुल तो हैं, लेकिन इन्हें यूज करना अपने शरीर पे प्रेशर डालने जैसा है। एक सवाल आपके मन में ये भी हो सकता है कि नोआ ह्यूगो को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया डाइविंग रॉड की मदद से? और जवाब सिंपल है, क्योंकि डैनियल नॉर्मल इंसान नहीं था। जी हाँ, वो एलियंस के द्वारा एडवांस किया गया था, उसका दिमाग अलग था और इस तरह के एलियन द्वारा एडवांस दिमाग को नोआ कंट्रोल नहीं कर सकता था, वो भी एलियन की टेक डाइविंग रॉड की ही मदद से। इसी कारणवश नोआ डैनियल को कंट्रोल नहीं कर पाया। अब बात करते हैं जेन की, और मेरे हिसाब से ये फिल्म का सबसे सोलफुल एंगल है। जेन पहले एक नन बनने वाली थी, मतलब उसकी लाइफ गॉड ऑफ फेथ के अराउंड थी, और इसलिए जब उसे पता चलता है कि एलियंस इंसान से कई ज्यादा विकसित हैं, तो उसके अंदर एक बहुत गहरा द्वंद शुरू हो जाता है। उसकी सोच ये थी कि अगर ह्यूमंस गॉड की सबसे सुप्रीम क्रिएशन है, तो फिर ये एलियंस क्या है जो हमसे भी ऊपर लगते हैं। जेन को डर था कि अगर दुनिया को एलियंस के बारे में पता चला तो लोगों का भगवान से ही विश्वास उठ जाएगा। इसलिए शुरू में वो नहीं चाहती थी कि डैनियल ये सच बाहर लाए। लेकिन फिल्म का खूबसूरत मोड़ तब आता है जब जेन अपनी पुरानी चर्च की नन को कॉल करके पूछती है कि क्या गॉड के लिए बस इंसान ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और नन उसका जवाब बदल देती है। वो कहती है कि अर्थ पे भले इंसान सुप्रीम हो, लेकिन अर्थ के बाहर गॉड की और भी सुप्रीम क्रिएशंस हो सकती हैं। बस यही बात जेन के अंदर सब कुछ शांत कर देती है। उसे समझ आ जाता है कि एलियंस भी उसी गॉड की रचना है, और अगर वो भी गॉड के लिए कीमती हैं, तो दुनिया को उनके बारे में जानने का पूरा हक है। यही रीजन है कि एंड में वो अपनी सारी झिझक छोड़ के भीड़ को चीरते हुए आगे आती है, और वो डिवाइस यानी कि जो डाइविंग रॉड था वो मार्गरेट को थमा देती है, जिससे ब्रॉडकास्ट वापस चालू हो पाता है। तो जेन का डिवाइस देना सिर्फ एक एक्शन नहीं था, बल्कि ये उसके फेथ का एक नए लेवल पे पहुंचना था, जहां उसका भगवान अब सिर्फ इंसान तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड जितना बड़ा हो चुका था। अब कुछ एडिशनल थियरीज पे भी बातें कर लेते हैं। वैसे कुछ थियरीज के हिसाब से एलियन कोई दूसरे ग्रह के नहीं, बल्कि हम खुद हैं, जो कि बहुत दूर फ्यूचर से आए हैं। स्पीलबर्ग ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि शायद ये यूएपी हमारे ही डिसेंडेंट्स हों, जो हमारे एक इंपॉर्टेंट समय को देखने वापस आए हैं। अब मैं पर्सनली इस थियरी में नहीं मानता, क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से पास्ट में ट्रैवल करना असंभव है, बट हम फ्यूचर में टाइम ट्रैवल जरूर कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। नाउ दूसरी थ्योरी ये है कि डिस्क्लोजर डे असल में स्पीलबर्ग की पुरानी फिल्म क्लोज इनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड का एक स्पिरिचुअल सीक्वल है। इसकी रिलीज डेट उस फिल्म की 50th एनिवर्सरी के आसपास है, और दोनों में जानवर पहले रिएक्ट करते हैं, और इस फिल्म का वर्किंग टाइटल भी द डिश था, जो उस पुरानी फिल्म के सैटेलाइट डिश से जुड़ता है। राइटर ने खुद इसे उन पुरानी फिल्मों का स्पिरिचुअल बुक एंड कहा है। तीसरी इंटरेस्टिंग थ्योरी ह्यूगो के बारे में है। लोग पूछते हैं कि ह्यूगो को ये सब कैसे पता था। उसने मार्गरेट के बचपन का घर हूबहू कैसे बना लिया। इनफैक्ट वो जीवित एलियन को कुछ समय से वॉडेक्स से कैसे छुपा के रखा था। अब ये थ्योरी कहती है कि ह्यूगो पूरी तरह से इंसान था ही नहीं, हो सकता है वो एक ह्यूमन एलियन हाइब्रिड हो, या फिर डिवाइस से इतना जुड़ चुका हो कि वो एलियंस का अर्थ पे एक तरह से एजेंट बन गया हो। ये थ्योरी उस बात से मजबूत होती है कि फिल्म में वो हमेशा इतना शांत और सब कुछ जानने वाला दिखता है। अब मैं अगेन इस थ्योरी में नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि ह्यूगो एलियन से इंटरैक्ट कर रहा था, मतलब उसके अंदर एम्पैथी आ गई थी एलियंस के लिए, और इसीलिए एलियंस की मदद से ही वो सब कुछ समझ रहा था। एक और गहरी थ्योरी है जिसे बायोलॉजिकल रोजेटा स्टोन कहा जाता है। सवाल ये उठता है कि एलियंस ने सीधा इंग्लिश क्यों नहीं सीखा या रेडियो से बात क्यों नहीं की। इसका जवाब ये है कि एलियंस के लेवल पे लॉजिक और इमोशंस दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन इंसान का दिमाग टूट फूट के दो हिस्सों में है। कुछ लोग बहुत
बहुत लॉजिकल होते हैं पर फीलिंग्स कम समझते हैं, और कुछ बहुत इमोशनल होते हैं पर नंबर्स नहीं समझते। इसलिए एलियंस ने बचपन में डैनियल और मार्गरेट को ले जाके उनके दिमाग को दो अलग तरह से बदल दिया। डैनियल को दी गई मैथ्स को एक भाषा की तरह समझने की ताकत यानी प्योर लॉजिक, और मार्गरेट को दी गई लोगों के मन को पढ़ने की ताकत यानी प्योर एम्पैथी। तभी एंड में दोनों को एक साथ खड़ा होना पड़ा, क्योंकि एलियन का 8 बिट बाइनरी मैसेज पहले डैनियल अपने लॉजिक से समझा, फिर उसे मार्गरेट के कान में डाला और मार्गरेट ने उसे फीलिंग में बदलकर दुनिया तक पहुंचा दी। यानी दो आधे हिस्से मिलकर एक पूरा कम्युनिकेशन डिवाइस बनता है। इनफैक्ट एलियंस ने बचपन में ही मार्गरेट और डैनियल को इसलिए चुना क्योंकि बच्चे का दिमाग अभी बन ही रहा होता है, मतलब नरम होता है, खुला होता है, इसलिए उसमें ये बदलाव आसानी से बैठ जाते हैं एंड देन वो चीजें बच्चे के साथ बड़ी होगी। अगर एलियंस ये ताकत किसी बड़े इंसान को देते तो शायद उसका दिमाग इतनी बड़ी कॉस्मिक चीज झेल ही नहीं पाता और टूट जाता। तभी तो दोनों की पावर्स बचपन में ही डाल दी गई, पर एक्टिवेट बाद में हुई जब दोनों का दिमाग उसके लिए तैयार हो गया, या फिर जब उन्होंने कार्डिनल बर्ड को देखा। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एलियन ने डैनियल के कान में क्या कहा। फिल्म जानबूझ के ये रिवील नहीं करती। डैनियल का रोल करने वाले एक्टर ने कहा है कि उसे सच में पता है कि मैसेज क्या था, लेकिन वो बताएंगे नहीं। लेकिन हाँ दोस्तों, फिल्म काफी क्लूज देती है। फिल्म भर वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराता रहता है और मार्गरेट का पहला मैसेज था कि उस चीज से मत डरो जिसे तुम नहीं जानते। इनफैक्ट ह्यूगो ने भी बताया था कि एम्पैथी को ठुकराना एक्सटेंशन लाने जैसा है। इन सब को जोड़ के देखा जाए तो सबसे अच्छी गेस यही है कि एलियन का मैसेज एक शांति का मैसेज था, एक ऐसी अपील जो इंसान को अपनी लड़ाई रोकने और एक बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा बनने को कहती है। इसलिए मार्गरेट का आखिरी शब्द लिसन इतना पावरफुल है। वो पूरी दुनिया को बस एक ही चीज करने को कह रही है जो फिल्म के हिसाब से इंसान भूल चुके हैं, यानी कि एक दूसरे की और ब्रह्मांड की बात को ध्यान से सुनना। लोग आजकल सुनते नहीं, बस बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखते हैं। और दोस्तों एक बात जो अक्सर मिस हो जाती है वो ये कि एंड में जो जीवित एलियन आता है उसे इन वीवो 17 कहा जाता है, और वो फिल्म के बाकी सभी एलियन से बहुत पुराना और बहुत कमजोर दिखता है, मानो वो सबसे आखिरी बची हुई एक गवाह हो। यानी इन वीवो 17 का आना उस एआई वाले शक को भी खत्म कर देता है, क्योंकि अब लोग एक जिंदा एलियन अपनी आंखों से देख पा रहे थे। और बस यही था डिस्क्लोजर डे का असली संदेश, कि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत हमला करने में नहीं बल्कि बस थोड़ा रुक के सुनने में होती है। तो हाँ, यही थी मेरी एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्क्लोजर डे मूवी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आपके पास कुछ और भी थियरीज है तो उसे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। वहीं चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।